चलिए बेटा, वेलकम टू वीएस क्लासेस सीएम। बेटा आज हम हैं पार्ट नंबर 2 एससीएम बिट क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 30 किए थे बेटा। आज हम सेकंड पार्ट में 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, एक कंपनी है जे कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 80,000 यूनिट। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी है 80,000 यूनिट की। प्रेजेंट में वो कितना बना रहा है? 20,000 यूनिट। फिर बोल रहा है सेलिंग प्राइस कितनी है? उसकी प्रेजेंट सेलिंग प्राइस है 100 रुपए। अब ये बोल रहा है द डिमांड इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इट हैज ऑब्जर्व्ड दैट एवरी 10 रुपीज रिडक्शन, मतलब अगर सेलिंग प्राइस 90 कर दी जाए, सॉरी सेलिंग प्राइस को अगर 90 कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस को हम 90 कर देंगे तो सेल्स हो जाएगी डबल, 40,000 यूनिट। और अगर सेलिंग प्राइस को और 10 रुपए से कम कर देते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस को अगर 80 कर देते हैं तो डिमांड दोबारा डबल हो जाएगी 80,000। तो हमारी यूनिट कितनी है? 80,000 और 80 की रेट पे कितनी यूनिट सेल हो जाएगी? 80,000। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी द टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी। तो फुल कैपेसिटी के लिए तो हम कहते हैं सेलिंग प्राइस एट फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी पे सेलिंग प्राइस होगा 80 माइनस प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 25%। तो टारगेट कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? टारगेट कॉस्ट हो जाएगी 60। तो 31st का आंसर हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% रिड्यूस होने का मतलब कितना? फिर एवरी डबल ऑफ द आउटपुट, डबल ऑफ द आउटपुट मतलब लर्निंग कर, और 20% रिड्यूस होती है मतलब लर्निंग कितनी है बेटा? 80%। What will be the cost of labor for 16 unit as an approximate percentage of the cost of first unit? तो बेटा लर्निंग करके जब बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 8 और 16। अब ये कह रहे हैं मान लो फर्स्ट यूनिट में लेबर 100% लगता था तो सेकंड में 80 लगेगा, फोर्थ में 64 लगेगा, this is 51.20 and this is 40.96। 20% कम होता चला जाएगा। 32 का आंसर हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एक कंपनी डिटरमाइंस इट्स सेलिंग प्राइस बाय मार्किंग अप वेरिएबल कॉस्ट इन एडमायरल कॉस्ट 60%। मतलब बेटा ये कहते हैं मान लो वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस 60%, दैट इज 100 प्लस 60%, 160।
ये तो हो गया वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से। फिर बोल रहा है कि कंपनी फ्रीक्वेंट सेलिंग प्राइस मार्कडाउन, सेलिंग प्राइस मार्क डाउन बाय 10%। 10% मतलब 160 माइनस 10%, तो 144। तो ये कहता है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट पे 60% जोड़ो, फिर सेलिंग प्राइस पे 10% कम कर दो, तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा। तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस हुआ 144, वेरिएबल कॉस्ट था 100, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 44। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो गया, 44 अपॉन 144 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर इज 30.60%। 30.60%। आंसर हो जाएगा बेटा 33 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बी लिमिटेड हैज अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ 1 lakh, इट्स ओवरऑल पीवी रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आर 25% एंड 50%। तो बेटा एक बात बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया होता है, हम कहते हैं बेटा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो प्रॉफिट है 1 लाख, पीवी रेशियो है 25%, इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 4 लाख। फिर ये कह रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 50%। तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, सॉरी सेल्स कितना है, तो सेल्स होगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 50%। तो आपका टोटल सेल्स हो जाएगा 8 लाख। तो ब्रेक इवन पॉइंट, अगर बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी 50% है। तो 8 लाख का 50%, 4 लाख इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इंटू पीवी रेशियो। तो आंसर हो गया 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25%, आंसर इज 1 लाख। आंसर हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। ए टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए कंपोनेंट इज अंडर ए कैपेसिटी ऑफ 50,000 यूनिट। 50,000 यूनिट की बात करते हैं तो ये सिचुएशन है, प्राइम कॉस्ट ये रही, वेरिएबल कॉस्ट ये रही, फिक्स्ड ओवरहेड। सेलिंग प्राइस कितनी है बेटे, सेलिंग प्राइस है 21, वेरिएबल द वेरिएबल एंड सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन 60 पैसा पर यूनिट पर कंपोनेंट एक्स्ट्रा। ड्यूरिंग नेक्स्ट क्वार्टर ओनली 10,000 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। मैनेजमेंट प्लान टू शट डाउन द फॉलोइंग प्लांट एस्टिमेटिंग द फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो बेटा सबसे पहले तो हम निकालते हैं प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट। प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 50,000 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से, मतलब 2 लाख रुपए। अब ये बोलता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड टू
74,000, तो माइनस अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। तो 2 लाख रुपए जो फिक्स कॉस्ट है उसे 74,000 तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है साहब, तो कितनी बचेगी? 1,26,000। फिर बोलता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शट डाउन, तो माइनस एडिशनल कॉस्ट 14,000 तो लग जाएंगे। तो कितने रुपए बचेंगे? मेरे पास बचेगा, ये आ गई मेरी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अब हम कहते हैं बेटा कि साहब शट डाउन पॉइंट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? तो सेलिंग प्राइस है 21, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट है -10 -2.40 और -60 पैसा। तो ये हो गई साहब 13 रुपीज। ये टोटल हो गई 13 रुपीज। तो वे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 8 रुपए। तो अब शट डाउन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? शट डाउन पॉइंट का फॉर्मूला होता है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 1,12,000 divided by 8, आंसर इज 14,000 यूनिट। तो 35 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। 35 का आंसर हो जाएगा बी, 14,000 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 36, एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट यूजिंग कॉमन मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी। टोटल बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज 60,000। अंडर नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बना रहे हैं? इतनी इतनी बना रहे हैं। मटेरियल मूवमेंट ये 5 बार करता है, ये 15 बार करता है। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट इतना इतना है। एक्टिविटी द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट टू बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट एक्स। तो बोलते हैं बेटा मटेरियल हैंडल्ड, मटेरियल हैंडल्ड एक्स और वाई। एक्स कितनी बार मटेरियल हैंडल करता है? 35, 30 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 150 टाइम्स। ये करता है 30 मल्टीप्लाइड बाय 15, दैट इज 450 टाइम्स। टोटल हो गया 600। ठीक है साहब, अब हमने कहा कि कॉस्ट ड्राइवर रेट 60,000 डिवाइडेड बाय 600, 60,000 डिवाइडेड बाय 600, तो वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो एक्स में कितना लगेगा? एक्स का पर यूनिट कितना हो गया? तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि एक्स में एक यूनिट बनाने में कितनी बार मटेरियल हैंडल करना पड़ता है? 5 बार। तो एक बार का खर्चा होता है 100 रुपए पर मूवमेंट। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 36 का आंसर हो जाएगा बेटा बी, 500। क्वेश्चन नंबर 37, एक कंपनी ऑपरेट्स थ्रूपुट कॉस्टिंग। थ्रूपुट कॉस्टिंग तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 15, मटेरियल है 20, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 13। अब ये बोलता है कि रिटर्न पर आर निकाल के बताओ। रिटर्न पर आर, तो बेटा 30 रुपीज कमाने में 10 मिनट लगते हैं,
तो 60 मिनट में कितने कमाएंगे? 180 रुपीज। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी आंसर 180 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए कंपनी इज एज अंडर। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। अब ये कहता है, फिर इसने बता रखा बेटा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो एक बात बताओ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस है 3.60, एक्चुअल प्राइस पता नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी है 1600 और वेरिएंस आ रखा है 240। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल प्राइस का आंसर आ जाएगा बेटा 3.45। एक्चुअल प्राइस इज इक्वल्स टू 3.45। 38 का आंसर हो जाएगा ए। फॉर्मूले में रखो, आंसर आपको मिल जाएगा। डन। डन। क्वेश्चन नंबर 39। इफ द टेकन टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट में आपने बेटा कितने आवर्स लगाए? फर्स्ट यूनिट में 4000 hours. What will be the total time taken to produce 5th to 8th unit of the product when in 90% learning curve apply? 90% लर्निंग कर्व कितना लगता है? 5th to 8th यूनिट। तो बेटा सेकेंड यूनिट में कितना लगेगा? 3200। 90% है ना, सॉरी 3600। फोर्थ यूनिट में कितना लगेगा? 3240। और एट्थ यूनिट में कितना लगेगा? एट्थ यूनिट में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट बेटा, 3240 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, ये हो जाएगा 2916। अब बेटा 4 यूनिट तक टोटल टाइम कितना था? ये तो था एवरेज टाइम। 3240 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो यहां तक जो हमें टोटल टाइम लगा था वो टाइम लगा था 12960। यहाँ 2916 मल्टीप्लाइड बाय 8। 2916 मल्टीप्लाइड बाय 8 that is 23,328। तो 5 से 8 में कितना लगेगा? तो 20,328 माइनस 12,960। तो आंसर आ गया 10,368 आवर्स। तो आंसर हो गया बेटा 39 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40। A company has forecast sales and cost of sales for the coming year as 25 lakh and 18 lakh। ठीक है साहब। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो कितना रेशियो है बेटा? 18 लाख
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 9 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इसके हिसाब से देखें तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया? एवरेज इन्वेंट्री हो गया बेटा 2 लाख। लेकिन अगर ये कहता है कि ये रेशियो बढ़ के 12 हो जाए तो बेटा 18 लाख डिवाइडेड बाय 12, एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 1,50,000। तो सेविंग इन इन्वेंट्री 2 लाख माइनस 1,50,000, तो इन्वेंट्री कम हो जाएगी 50,000 रुपए से। तो बेटा इंटरेस्ट कितना बचेगा? 50,000 का 10%, 5,000 रुपये। तो डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following would increase, which of the following would decrease unit contribution margin the most? Unit contribution margin the most. सेलिंग प्राइस, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। बेटा सेलिंग प्राइस का अमाउंट सबसे बड़ा होता है, तो सेलिंग प्राइस का 15% कम होगा तो ये 15% से कम होगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस से कम होता है तो वो डिक्रीज भी क्या होगा? इंक्रीज होने से तो होगा ही नहीं, तो इंक्रीज तो काम का ही नहीं है। ठीक है, इंक्रीज अगर सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है तो बेटा वो कम होगा। वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो इससे ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेन आंसर होगा इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 15%। क्योंकि देखो बेटा वेरिएबल कॉस्ट 15% से इंक्रीज होगा और सेलिंग प्राइस 15% से डिक्रीज होगा, इन दोनों से फर्क पड़ता है। तो दोनों में अमाउंट बड़ा कौन सा होगा? जो सेलिंग प्राइस 15% होगा, तो वही ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो 41 का आंसर हो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, ए कंपनी प्रोड्यूस जॉइंट प्रोडक्ट P or V in a year, further processing cost beyond split off point spent were 8,000 and 12,000 for 800 units of P and। तो हम कहते हैं बेटा चलिए ये मेरा जॉइंट कॉस्ट है, इस पॉइंट के आगे दिस इज P एंड V। यहां 8,000 रुपए खर्च हुए हैं, यहां 12,000 रुपए खर्च हुए हैं। P की 400 यूनिट बनाते हैं, इसकी 800 यूनिट बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि P का सेलिंग प्राइस है 25 और इसका सेलिंग प्राइस है 50। इस सम ऑफ 9,000 जॉइंट कॉस्ट कौन से मेथड से? रियलाइजेशन मेथड से, एनआरवी मेथड से। तो एनआरवी मेथड क्या बोलता है? 400 सॉरी यहां पे लिख लीजिए 400 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 400 सॉरी इसने वैल्यू 800 यूनिट ऑफ P है, ये तो 800 है और ये 400 है। तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 25 20,000, 400 मल्टीप्लाइड बाई 50 20,000। एनआरवी निकालते हैं P की और V की, 20,000 और 20,000 माइनस फर्दर कॉस्ट। इसमें लग रहे हैं P में लग रहे हैं 8,000, इसमें लग रहे हैं 12,000। तो एनआरवी कितनी आ गई? एनआरवी आ गई 12,000
और 8,000। अब एक बात बताओ बेटा कि P को 12,000 के बदले में जॉइंट कॉस्ट कितनी अलॉट हो रही है? 9,000। तो 8,000 के लिए कितनी होगी? 6,000। टोटल कितनी हो जाएगी? 15,000। ये कैसे आया? अगर 9,000 होता है 12 के लिए, तो 8 के लिए कितनी वैल्यू आएगी? 6,000। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 15,000। तो 42 का आंसर होगा बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये कह रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट है 8 लाख और वेरिएबल कॉस्ट है 60%, 75,000 यूनिट पे। 75,000 से ज्यादा यूनिट हो जाएगी तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 12 लाख और वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 50। तो वेरिएबल सबसे पहले तो मैं देखता हूं 75,000 और 75,000 के बियॉन्ड में इसको साइड में कर देता हूं। ठीक है, 75,000 प्लस, तो यहां पे सेलिंग प्राइस कितना है? 25 और 25 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60% 15 और यहाँ पे 50% 12.5। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपए और 12.5। तो एक बात बताओ बेटा, अगर आप 75,000 यूनिट बेचोगे तो आपका 10 रुपए के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 7,50,000। क्या 7,50,000 से फिक्स कॉस्ट निकल जाती है? बोले नहीं। और जैसे ही आप 75 से ज्यादा बेचोगे फिक्स कॉस्ट बढ़ के कितनी हो जाएगी? 12। तो हम कहते हैं हमारे लिए फिक्स कॉस्ट की वैल्यू जो काम की है वो कितनी है? 12 लाख माइनस फर्स्ट 75,000 यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 750। बैलेंस कंट्रीब्यूशन, बैलेंस कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा? बैलेंस कंट्रीब्यूशन होगा 4,50,000। वो कौन सी यूनिट से कमाना पड़ेगा? जो 75,000 के बाद वाली है। तो 4,50,000 कमाने के लिए 12.5 से कमाएंगे तो 36,000 यूनिट्स सेल करनी पड़ेगी। तो बेटा 75,000 प्लस 36,000 टोटल इज सच यूनिट्स। तो 43 का आंसर होगा बेटा बी आंसर। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपको क्या कहता है? फॉलोइंग डिटेल्स relate to companies competing companies एल्प्स एंड हिमालय। दो कंपनी है, एक है एल्प एक है हिमालय। 4 identical products। फर्स्ट, the net present value of एल्प is 20,000 and its IRR is 18%। फॉर द सेम लाइफ पीरियड हिमालय का कैश इनफ्लो भी बता रखा है और IRR आपको निकालना है। अब ये बोलता है कि साहब विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, द NPV एंड IRR, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है साहब, तो एल्प का तो हमारे पास NPV भी है और IRR भी है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं NPV ऑफ हिमालय। हिमालय का NPV कैलकुलेट करते। NPV 3 सालों का कैश इनफ्लो बता रखा है 1, 2 और 3। 3 सालों का PV फैक्टर किस रेट पे बेटा? 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 दैट इज 0.869 divided by 1.15 that is
0.756 divided by 1.15, that is 0.658, multiplied by cash inflow 300, 200 or 100. 65,800, 756 multiplied by 200, 151, 200, and last one is 3 lakh multiplied by 260,700. टोटल वैल्यू हो गई बेटा प्लस 477,700. तो एनपीवी कितना आ गया, माइनस कर दीजिए 4,50,000, तो एनपीवी का अमाउंट हो गया 27,700. ये तो आ गई बेटा एनपीवी. अब निकाल लेते हैं आईआरआर. अब आईआरआर के लिए पहली रेट 15% अगर लेते हैं तो हमारी वैल्यू इतनी आती है. आईआरआर क्या होता है, आईआरआर वो रेट होता है जिस रेट पे आपकी एनपीवी 0 हो जाए. तो मैं दोबारा ट्राई करता हूं 20% रेट. ठीक है साहब, 1 2 3. 20% की रेट पे 1 डिवाइडेड बाय 1.2, that is 0.8333 divided by 1.2, that is 0.6944 और divided by 1.2, that is 0.5787. मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख. तो ये तो हो गया बेटा 250, फिर 6984 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख 138,880, ये 2,50,000 लिख देता हूँ और 5787 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया 57,000. टोटल अमाउंट हो गया बेटा 2,50,000 प्लस 138,800 प्लस 57,870. ये हो गया 446,750. 3250 नेगेटिव. मतलब जो रेट आएगा बेटा वो 15 से लेके 20 के बीच में आएगा और 20 से हल्का सा कम आएगा. मतलब लगभग अपन मान ले 19 पॉइंट सम डॉट डॉट % आएगा. तो एक बात बताइए, एनपीवी किसका ज्यादा है, एनपीवी भी किसका ज्यादा है, हिमालय का. आईआरआर भी किसका ज्यादा है, हिमालय का. इसका मतलब अब इसको बोलना है, देखो एल्प का एनपीवी लोअर है और हिमालय का आईआरआर ज्यादा है. 44 का आंसर हो जाएगा बेटा सी आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 55. 55 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान से, सॉरी 45 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है. न्यू लुक लिमिटेड uses just in time and back flush accounting. It does not use a raw material stock control account. During May 8,000 units were produced.
स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 100 रुपए, जिसमें मटेरियल है 45 का, और ड्यूरिंग 4,80,000 डेबिट बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट। ठीक है साहब, स्टॉक है नहीं, तो बेटा 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 45, मटेरियल कितने का लग गया, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 45, दैट इज 3,60,000 प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट लग गई 4,80,000। बैक फ्लश में हम काम पूरा होने तक वेट करते हैं, जब काम पूरा हो जाता है तो पूरी कॉस्ट एक साथ ही चार्ज कर देते हैं। तो अमाउंट इज 8,40,000। 45 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 46, a company has estimated the selling price and variable cost of its product। ठीक है साहब, अब ये कह रहा है बेटा, बड़ा ध्यान से पढ़ना, प्रोबेबिलिटी 60, सेलिंग प्राइस 60 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25%, 75 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 45%, 90 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30, वेरिएबल कॉस्ट 30 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25%, 45 की प्रोबेबिलिटी 40% और 60 होने की प्रोबेबिलिटी है 35%। द कंपनी वुड बी एबल टू प्रोड्यूस एंड सेल 4,000 यूनिट इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये कहता है सेलिंग प्राइस कुछ भी रखे, कंपनी कितनी यूनिट सेल कर पाएगी, कंपनी 4,000 यूनिट सेल कर सकती है। द स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है 20,000। द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी मंथली प्रॉफिट विल मोर देन इक्वल टू 1,20,000। तो बेटा कंपनी को प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए कम से कम एटलीस्ट 1,20,000 प्लस प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट 20,000। तो कंपनी को टोटल चाहिए 1,40,000 कम से कम, और कितनी यूनिट से चाहिए 4,000 यूनिट से। इसका मतलब एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन, मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। चलिए साहब आगे चलते हैं। अब देखो कौन से ऑप्शन में, अगर हम सेलिंग प्राइस को रखते हैं 60 और वेरिएबल कॉस्ट को रखते हैं 30, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है 30। तो ये ऑप्शन तो हमारे लिए किसी काम का नहीं, कम से कम सेलिंग प्राइस रख के रखती है। ठीक है, तो 60 तो नहीं हो सकता। अब सेलिंग प्राइस को रखते हैं 75 माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं 30, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 45। चलेगा बेटा, डन। तो पहला एक ऑप्शन तो ये आ गया। फिर दोबारा सेलिंग प्राइस को 75, वेरिएबल कॉस्ट को 45, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है 30। तो ये भी नहीं चलेगा, और बना के देखते हैं बेटा, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। फिर ये बोलता है कि सेलिंग प्राइस को 90 रख के देखो, सेलिंग प्राइस को रख दिया 90 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30 रखा, तो सीपीयू आ गया 60। ये लो साहब, चलेगा। फिर सेलिंग प्राइस को दोबारा 90 रखा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 45 वेरिएबल कॉस्ट रखा 45, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ गया 45। ये भी चलेगा। तीसरा वाला ऑप्शन दोबारा नहीं चलेगा, सेलिंग प्राइस 90 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60, तो 30। सर आपने ये अलग अलग कॉम्बिनेशन क्यों बनाई बेटा, इसने कहा था कि सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट यूनिट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो मैंने अलग अलग ऑप्शन बना। अब 3 ऑप्शन मेरे काम के हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो मैं तीनों की प्रोबेबिलिटी देख लेता हूं। बेटा सेलिंग प्राइस 75 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है
0.45 मल्टीप्लाइड बाय, इसके साथ वेरिएबल कॉस्ट 30 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, यहां मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरा ऑप्शन कौन सा था? सेलिंग प्राइस 90 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.30। और वेरिएबल कॉस्ट 30 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25। तीसरा ऑप्शन, सेलिंग प्राइस 90 होने की प्रोबेबिलिटी 0.30 और वेरिएबल कॉस्ट 45 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.40। ये लीजिए, तीनों को टोटल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, that is double 0.1125. 0.3 multiplied by 0.25, that is 0.075, and the last one is 0.3 multiplied by 0.4, 0.125. 0.1125 plus 0.075 plus 0.1, that is 0.3075. आंसर इज 46 का आंसर हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलते हैं, देखो, इन कैलकुलेटिंग द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी इंक्लूडेड। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में कौन सा आइटम इंक्लूड किया जाएगा? ठीक है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी इंक्लूडेड। प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट डिजाइन, सबसे पहले बेटा प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट की डिजाइन, फिर प्रिलिमिनरी एक्शन एंड डिटेल्स डिजाइन, फिर टेस्टिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बिल्कुल बेटा सारे के सारे आएंगे, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 48, A Limited developing a new product, makes a model for testing and goes for regular production। ठीक है साहब, from past experience of similar model it is known that 90% of learning curve apply। जैसे ही हमें पता चलता है फर्स्ट मॉडल बनाने में कितना टाइम लगा था, फर्स्ट बनाने में 300, सेकंड बनाने में 270, 90% है, फिर डबल करें आप 400, 44th बनाने में कितना लगा बेटा? फोर्थ बनाने में लगेगा, इसका 90% कीजिए, 243, 243। क्लियर? तो अब ये बोल रहा है कि व्हाट विल द टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस थर्ड टू फोर्थ यूनिट। ठीक है बेटा, चलिए, तो एक बात बताइए, 2 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा था? 540। 4 बनाने में कितना लगा है? 243 मल्टीप्लाइड बाय 4, 243 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 972। तो 432 किसमें लगा है? 324। तो साहब आंसर इज सी। तो टोटल टाइम निकाला 4 को बनाने का, टोटल टाइम निकाला 2 को बनाने का, ठीक है, फिर हमने कहा 4 में से 2 का माइनस कर दो तो 3 और 4 का टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ए पर्टिकुलर जॉब required 800 kg of material, of the particular material is currently in stock 500 kg, 500 kg स्टॉक में है, तो इन स्टॉक है 500 और द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मटेरियल P वाज 300। इस 500 का ओरिजिनल कॉस्ट था 300 रुपए और स्क्रैप वैल्यू है
200 रुपीज। अब ये बोल रहा है कि इट इज करंट रिप्लेसमेंट प्राइस ऑफ मटेरियल पी। अब बेटा 300 परचेज करना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएगा 800। ये जो 300 है ये मार्केट में मिलेगा 80 पैसे के हिसाब से, तो 240 तो ये हो गया। एक बात बताएं, जब कोई मटेरियल स्टॉक में पड़ा है जो खरीदा तो था 300 रुपए में, लेकिन अब उसकी स्क्रैप वैल्यू केवल कितनी है 200, और कोई रेगुलर यूज बता नहीं रखा, इसका मतलब इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे, स्क्रैप वैल्यू। तो 200 प्लस 240 दैट इज 440। आंसर इज 440। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। एक कंपनी हैज 2000 यूनिट ऑफ एन ऑब्सोलेट आइटम कैरिड इन इन्वेंट्री। तो बेटा ये कह रहे हैं 2000 यूनिट है इन स्टॉक है और प्रोडक्ट क्या है, ऑब्सोलेट है। ठीक है साहब, मतलब काम का नहीं है। अब ये कह रहा है और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 30,000। अगर उसको रीवर्क किया जाए तो 10,000 रुपए की कॉस्ट आएगी और सेलिंग प्राइस होगा 18,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, लेकिन ये 8,000 कमाने के लिए, अब ये कहता है इसको अगर आप ऐसा का ऐसा बेच देते हो तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है 3,000। तो ये बोलता है कि रिवर्क करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। तो अगर आपने इसको रिवर्क कर दिया तो आप इसे स्क्रैप में नहीं बेच पाओगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 3,000। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, when allocation service department cost to production department, the method does not consider cost behavior pattern is। 51 का आंसर आपको क्या कहता है बेटा कि कॉस्ट बिहेवियर स्टेप मेथड, आप देखते हो कि एक डिपार्टमेंट में जा रहा है रेसिप्रोकल, कॉस्ट बिहेवियर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब सिंगल रेट से जब आप चार्ज कर देते हो। 51 का आंसर है बेटा सी। 51 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ये कहता है कि फर्स्ट यूनिट को बनाने में 2 आवर्स लगते हैं और 4 यूनिट को बनाने में टोटल टाइम 5.12 आवर्स लगता है। तो एवरेज टाइम कितना लगता है बेटा, इसको इससे डिवाइड कर दो, डेट इज 1.28। तो लर्निंग कर्व कितना हुआ, लर्निंग कर्व की रेट क्या है, तो बेटा 1 से 2 बनी होगी, 2 से 4 बनी होगी। अब ये कहता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन लगा के देख लीजिए कि 1.28 से 2 कैसे होता है। तो 1.28 मैं ऑप्शन लगा देता हूं, पहले बी वाला ऑप्शन, क्योंकि एग्जैक्ट परसेंटेज दे रखा है 80%। ये आ गया बेटा 1.6। फिर मैंने 1.6 पे दोबारा लगाया 80%, तो ये आ गया 2। तो यही मेरा आंसर था। या 2 को माइनस करके देख लीजिए, जहां पे 1.8 आता है 1.28 आता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 80% 1.64 मल्टीप्लाइड बाय 80% 1.28। इधर से भी चालू कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आंसर हो गया 80%, दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं, रिटर्न पर बॉटल आर निकालने का। तो इसके लिए थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकालते हैं।
थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन सेल्स प्राइस माइनस मटेरियल, ये आ गया बेटा 45। अब ये कहता है कि रिटर्न पर आर निकाल के बताओ, रिटर्न पर आर, तो रिटर्न पर आर कितना हो गया 45/10 मल्टीप्लाइड बाय 60, 45/10 मल्टीप्लाइड बाय 60, वैल्यू आ गई 270। तो आंसर हो जाएगा बेटा 53 का आंसर हो जाएगा ए। दोबारा आया था क्वेश्चन हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54, कंपनी की कैपेसिटी है, देखो ये क्वेश्चन भी दोबारा है, किया है हमने पहले। कैपेसिटी है 4 लाख यूनिट, प्रेजेंट सेल है 1 लाख यूनिट। अब ये कह रहा है सेलिंग प्राइस, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस है 50 रुपए, सेलिंग प्राइस में 5 रुपए कम करो, मतलब अगर सेलिंग प्राइस को हम 45 कर देते हैं तो सेल्स डबल हो जाएगी, तो सेल्स हो जाएगी 2 लाख। दोबारा 5 रुपए कम कर देते हैं, अगर सेलिंग प्राइस को 40 कर देते हैं तो सेल्स हो जाएगी 4 लाख। हमें 4 लाख यूनिट की सेल चाहिए क्योंकि हमारी कैपेसिटी 4 लाख है। तो टारगेट कॉस्ट कितना होगा, अब ये कह रहा है हमें प्रॉफिट कितना कमाना है, मार्जिन कमाना है 25%, तो माइनस प्रॉफिट 25%, तो 40 का 25% 10, तो टारगेट कॉस्ट कितना हो जाएगा 30। ये बेटा सेम क्वेश्चन था पहले जैसा ही, पहले वैल्यू 100 थी, अब वैल्यू 50 होगी। 54 का आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55, 55 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि ए डिवीजन ऑफ ए कंपनी मैन्युफैक्चर ए सिंगल प्रोडक्ट, सेल्स है 25,000, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, डेप्रिसिएशन है 2 लाख, रेजिडुअल इनकम 30,000, नेट एसेट 10 लाख। डिविजनल परफॉर्मेंस बाय रेजिडुअल इनकम एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेजिडुअल इनकम कब आता है बेटा, रेजिडुअल इनकम आता है जब रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा कमाए हो। तो इनकी रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी है 12%, तो बेटा 10 लाख का 12%, तो 1,20,000 तो रिक्वायर्ड रिटर्न हो गई, प्लस फिक्स कॉस्ट 4 लाख, प्लस डेप्रिसिएशन 2 लाख। सब कुछ कमाने के बाद इसे रेजिडुअल इनकम चाहिए 30,000, तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रिक्वायर्ड है 7,50,000। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा 7,50,000 डिवाइडेड बाय 25,000, तो दैट इज 30 रुपीज पर यूनिट। आंसर इज बी। तो बेटा आज हमने 31 से लेके 55 तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। मैंने आपको एकदम शॉर्टेस्ट तरीके से क्वेश्चन करने बताए हैं, ठीक है। ये पार्ट 2 था हमारा। आप हमें फटाफट बताएंगे कि आपको पार्ट 2 कैसा लगा, फिर हम आपके लिए पार्ट 3 अपलोड करते हैं, ठीक है बेटा। हैप्पी दिवाली और एंजॉय एंड स्टे सेफ। थैंक यू।